बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और हुकूमत की कोशिश है कि अडियाला का कोई शख्स सफ़र ना कर सके, कोई ना पहुँच सके अडियाला। लेकिन फिर भी खान की बहनें पहुँच चुकी हैं, वहाँ फिर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सबको पता है कि फिर दफ़ा 144 तो लगनी ही लगनी थी। रावलपिंडी में एक दफ़ा फिर दफ़ा 144 लगा दी गई और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसीलिए कि जी लोग इकट्ठे ना हों, पकड़ दकड़ हो सके, गिरफ्तारियाँ हो सकें, ये सब कुछ किया जाए। लेकिन इस दफ़ा तो बहनें पहुँची हैं और पहले से ज़्यादा पुरअज़्म होकर पहुँची हैं। यहाँ तक कह रही हैं कि इन्हीं जजों से हम रिहाई करवाएंगे अपने भाई की। अलीमा साहबा को गिरफ्तार करने की तैयारी है, केसेस तेज़ी से आगे चल रहे हैं, लेकिन वो भी डट गई हैं। वो कहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी इनिंग्स खेल रही हैं, यानी आखिर हमने एक ना एक दिन तो अब इस दुनिया से जाना है, तो क्या कर लेंगे हमें 5 साल जेल में डालकर। जब इस तरह की बातें होंगी तो इसका मतलब है खौफ ही कोई नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार करके बदनामी मिलेगी हुकूमत को। हम लोग ज़िंदगियों के आखिरी हिस्से में हैं, मुझे 5 साल की जेल कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या लोग पीछे हट जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आज इमरान खान जेल में है, हम सब इन ही जजेस से इमरान खान को रिहा करवाएंगी। अच्छा, अब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जहां इनकी पेशी थी, इनके ऊपर जहां मुकदमात हैं, वहां पर जाकर ये गुफ्तगू कर रही हैं। इसी तरह से कहा कि अडियाला के रास्ते इसलिए बंद हैं कि इस सुपर पावर से डरते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उससे डर है, यानी असल ताकत का इनको डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ अब ये दफ़ा 144 का निफाज है, हम अपने मुल्क में सुनते हैं कि जी ये दफ़ा 144 लग गई, अंग्रेज़ों के दौर की, कोई ना निकले बाहर, अगर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसका फैलाव सिर्फ अडियाला जेल तक नहीं है, अब तो बलूचिस्तान में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है, सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में शिद्दत नजर आई है, शाहराहें बंद और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज तेज़ कर दिया है। पहले हम सुनते थे कि बजट आने वाला है तो फिर इस तरह के एहतजाज होते थे, अभी तो बजट बहुत दूर है और अभी से इस तरह एहतजाज शुरू हो गया है। कलम छोड़ हड़ताल के बाद मुख्तलिफ आम शाहराहें बंद, जिससे सूबे के कई इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर हुई। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और 20 जनवरी को कोयटा में धरना दिया जाएगा। अब ये देखिए, पहले जी पिंडी में धरने का सुनते थे, अडियाला के बाहर धरने का सुनते थे, अब सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं जी हम कोयटा में धरना देंगे। पीर के दिन जी खुजदार, लसबेला, किला सैफुल्ला, नसीराबाद, नौशकी और पंजगोर में कोयटा को कराची, तफ्तान, गवादर और सिंध से मिलाने वाली अहम शाहराहें बंद की गईं। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें लगीं, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये एहतजाज कह रहे हैं जी इसका सिलसिला भी जारी रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब एक चैलेंज यहाँ बलूचिस्तान में भी है, वैसे तो बड़ा कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर हम बल्दियाती नुमाइंदों को एहतजाज करता देखते हैं। यहाँ तो सरकारी मुलाजमीन ने बलूचिस्तान में एहतजाज शुरू कर दिया है, तो अब गवर्नेंस की यहाँ क्या बात करेंगे। अब आ जाइए जरदारी साहब पर। एक जरदारी सब पर भारी, पीपल्स पार्टी का नारा है। अब जरदारी साहब अपनों पर भी भारी हैं, यानी इस वक्त वो नून लीग की हुकूमत पर भी भारी हैं कि उनके दस्तखत के बगैर आपने किस तरह ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो जरदारी साहब इस बारे में बड़े सख्त हैं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग ले आया और उसके बाद हुकूमत ने ये वापस ले लिया। लेकिन जरदारी साहब सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, जरदारी साहब डबल गेम एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए इन्होंने क्या किया कि सईद गनी साहब को भेजा कि जाकर वेलकम करो सुहेल अफरीदी को, बड़े अच्छे बच्चे बन रहे थे। पीपल्स पार्टी देखें बिल्कुल मुख्तलिफ है, बयानात दिलवाए गए, हम वेलकम करेंगे, हम वेलकम करेंगे, और शुरू में वही नज़र आ रहा था। बड़ा ज़बरदस्त जनाब, पीपल्स पार्टी तो बहुत अच्छी है और जमहूरियत के साथ है। देखिए तमाम सूबों की इकाइयों को जोड़ रही है और सबको साथ लेकर चलना चाहती है पीपल्स पार्टी। अभी भी नरम गोशा है तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये उन्होंने दिखाया। और उसी वक्त अगर आप हमारी वीडियोस देखें, उसी वक्त हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये एक बारगेनिंग चिप के तौर पर ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी 28वीं तरमीम आएगी और उसमें नए सूबों की बात होगी, उसमें 18वीं तरमीम को रिवर्स करने की बात होगी। यहाँ पर सूबा इख्तियारात हैं, जहाँ जरदारी सिस्टम चलता है सिंध में, वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हों, दीगर हों, चाहे जजेस की तैनाती हो, कुछ भी हो, ठेके हों, सब कुछ वहाँ अंदरूनी सिंध में एक और ही निज़ाम चलता है जिसको सिस्टम कहते हैं और आमतौर पर जरदारी सिस्टम भी उसको कहते हैं। उस तक बात ना जाए कि ये हम रखें कि देखिए आप पहले तहरीक इंसाफ से तो निपट लें, इमरान खान से तो निपट लें, तो फिर हमारी बारी आएगी। तो अगर पूरी तरह से तहरीक इंसाफ का खात्मा होता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर MQM का भी आ जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि MQM को वोट तो नहीं मिले, वोट बैंक तो तहरीक इंसाफ का है। तो अगर हम पूरी तरह से क्रैकडाउन में हिस्सा लेते हैं, तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस नहीं देते, तो फिर हमारी बारी भी आनी है आगे।
तो अभी टकराव एस्टैब्लिशमेंट का तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ रहना चाहिए, तो इनको हम थोड़ी स्पेस देते हैं कि देखें आप इस तरफ रहें, इनकी तरफ तवज्जो दें। तो वहां जरदारी साहब ने एक गेम खेली। अब ये एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, लेकिन जब फिर दबाव जरा ज्यादा आया तो उसके बाद फिर वो बीबे बच्चे बन गए, और जितना वो कहते हैं कि जी हम स्पेस दे सकते थे हमने आपको दी, और बाकी फिर ऊपर से जोर आया था तो फिर आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा कंफ्यूजन रही कि जी इजाज़त है नहीं है, और उसके बाद अब खबरें कि तो 9 में ही करने वाले थे तहरीक इंसाफ वाले कराची में, हमने इनको रोक लिया और कर दिया। तो ये जरदारी साहब ने किया डबल गेम, और जिनके साथ किया उनको भी पता है, इस बात का तहरीक इंसाफ को भी पता है। इसीलिए सुहेल आफरीदी ने भी फिर जाते जाते कह दिया कि भाई अवाम ने तो बड़ा प्यार दिया लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो जरदारी साहब ने डबल गेम की, लेकिन डबल रुसवाई भी है। वो इस लिहाज से कि जी आप अच्छे बच्चे भी नहीं बन सके कि सुहेल आफरीदी का बड़ा वेलकम किया या फलां किया, वो भी आपने नेकनामी न ली, और ये कि इस्टेब्लिशमेंट के भी आगे आपके हवाले से पता चल गया कि आप इतनी एतबारी नहीं हैं, और उनको भी पता है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि जी हमारी बारी ना आए, यहीं लड़ाई रहे। लेकिन बारी तो फिर आ जानी है, जितनी मर्जी देर कर लें बारी तो कहीं ना कहीं आ जाएगी। और इसीलिए 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अगरचे कहते हैं जी हमारी रेड लाइन है, ये होगा वो होगा, बिलावल साहब भी इस तरह से करते हैं। पहले कहा जी बिलावल साहब के डायरेक्ट अहकामात थे चेयरमैन साहब के फैसिलिटेट कर रहे हैं सुहेल आफरीदी को, तो ये सब चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। लेकिन जरदारी साहब बड़े तरीके से, अगर आप देखिए ना, अपनी सिंध की सियासत, सिंध को जिस तरह उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, उस पर वो नहीं हिल रहे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो हुकूमत को सपोर्ट तो करते हैं जहां उनका फ़ायदा होता है, जहां ये मौजूदा सिस्टम सिंध का उनका पता हो कि ये चलता रहना है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई हम पर कोई तनकीद नहीं होगी, वहाँ वो तमाम तरामीन में, चाहे 26वीं तरमीम हो 27वीं तरमीम हो, उसमें वो आपको साथ देते नजर आएंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं परविशा खान साहिबा तनकीद करती नजर आएंगी कि जी ये देखें अलीम खान साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप सोसाइटीज़ बनाएंगे। यानी सिंध की तरफ आप ना देखें, यहाँ आपका नहीं सिस्टम चल सकता। इसके साथ साथ अभी ये ऑर्डिनेंस की वापसी कि जी हम भी कुछ हैं, हमसे मुशावरत के बगैर आप नहीं चल सकते। तो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जितनी हुकूमत की बुराइयां हैं नून लीग की, वो उनके खाते में रहें, और ये कह सकें कल को कि जी हम तो काबीना में नहीं थे, हमारा उनसे क्या लेना देना, हमने क्या किया है। तो जहां हो सके हम तनकीद करें, मगर बजट भी पास करवाएंगे, सब कुछ भी करवाएंगे। तो जरदारी साहब अपनी गेम उसी तरह कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि जी सिंध हमसे ना जाए, बाकी ये कि पंजाब में कुछ ना कुछ हमें कहीं हिस्सा मिल जाए, कहीं कोई बात बन जाए। जब तक इनको गारंटी नहीं मिलती कि अगली बारी बिलावल की है, तो ये पूरी तरह से नहीं आएंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी। तो इनको गारंटी चाहिए कि जी अगली बारी बिलावल ही की है। तो अभी तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकी, मरीम नवाज साहिबा हैं, बिलावल हैं, एस्टैब्लिशमेंट किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि वही वंडर बॉय की जब बात आती है तो ना उसमें मरीम साहिबा हैं ना बिलावल हैं, ये एक मसला आ जाता है। तो जरदारी साहब इसीलिए अभी तक वो है ना कि हर कश्ती के सवार हैं कि सारों को खुश भी रखना है, सारों के साथ भी चलना है, अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी है, किसी वक्त भी कुछ हो जाए तो चले हम तहरीक इंसाफ भी की तरफ जा सकें, हम नून की तरफ भी आ सकें, और हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी जा सकें। सारी ऑप्शंस उन्होंने अपनी खुली रखी हुई हैं कि जो भी हो हम उस वक्त अपनी गेम कर सकें। आखिर में जी एक बात जो हुकूमत को अब आखिरकार इमरान खान की माननी पड़ी है कि इमरान खान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें अब ये नज़र आ रहा है कि आखिरकार इस तरफ बात अब आ रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आलमी सतह पर भी आपने दिखाना है कि यहाँ पार्लियामेंट भी है, और पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती अपोजिशन के बगैर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर डेडलॉक ख़त्म हो गया है, और हुकूमत ने महमूद अचकज़ई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनाती की स्पीकर को इजाज़त दे दी है। अब ये सिर्फ हुकूमत ने इजाज़त दी है या इजाज़त देने वालों ने इजाज़त दी है, जिनसे हुकूमत ने भी इजाज़त लेनी थी, ये भी अब एक सवाल है। अच्छा जी, अब अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू कर दिया है स्पीकर साहब ने, और इस वाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी की है। PTI के आज़ाद अरकान की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के हवाले से बाज़ाब्ता नामजदगी की दरख्वास्त दी गई। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर अब डेडलॉक खत्म हो चुका और इनकी तैनाती पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ज़राए कहते हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनाती में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाएगी, और इस अहम ओहदे पर तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अच्छा, ये भी खबरें हैं कि महमूद अचकज़ई साहब तो प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से मिलना भी चाहते थे, और कुछ बीच में लोग आए और उन्होंने कहा जी मिल लें। अचकज़ई साहब ने कहा कि जी इस तरह अगर मैंने मिल लिया तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान के दीवाने नहीं छोड़ेंगे, तो कम से कम कुछ हो तो सही, कुछ स्पेस इनके लिए क्रिएट हो या कोई मुलाकात की बात हो। तो फिर तो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी जो खुफिया बातें हैं महमूद अचकज़ई ने कहा वो हम आपको थोड़ी बताएंगे। तो जो भी होगा
हम आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।